दिस इज़ योर फ्रेंड दीपिका और आज मैं यहाँ पे हूँ एक लॉन्ग वीडियो में ताकि आप लोगों के साथ एंडोमेट्रोसिस जो एक बीमारी है उसके बारे में इस टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे खासा हम डिस्कशन कर पाएँ, आपको इस बीमारी के बारे में बता पाऊँ। क्योंकि मैं खुद एक एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ बिकॉज़ आई नो बहुत सारी फीमेल्स हैं इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है और जिनको इसके बारे में या तो पता नहीं है या पता भी है बट वो खुल के बात नहीं कर सकती। सेकंड थिंग इज़ इसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो एंडोमेट्रोसिस जो है वो आउट ऑफ 10 एवरी 1 वुमन को अफ़ेक्ट करता है, मतलब 10 में से 1 वुमन इससे अफ़ेक्टेड हैं ही हैं। इंडिया में देखा जाए तो 42 मिलियंस और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 47 मिलियंस इस बीमारी इस एंडोमेट्रोसिस से अफ़ेक्टेड है। अब ये एंडोमेट्रोसिस है क्या? एंडोमेट्रोसिस क्या होता है जो एंडोमेट्रोसिस जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो सबसे पहला उसका कारण होता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो पीरियड्स के ब्लड जो होते हैं वो कुछ ब्लड जो होते हैं पीरियड्स के वो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएट होते हैं, मतलब आपके बॉडी में जो उसको निकल जाना चाहिए वो रेट्रोग्रेड होके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसके कारण वो यूट्राइन कैविटी या पेल्विक कैविटी में एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो है या सेल्स जो है वो रह जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस क्रिएट करते हैं। सेकेंड इसका कारण जो बताया जाता है वो होता है सेलुलर मेटाप्लेसिया और थर्ड इसका कारण जो बताया जाता है वो होता है जेनेटिक्स मतलब अगर या आपके मॉम को या अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ये प्रॉब्लम होगी, ये काफ़ी हद तक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर देखा जाए कि इसका मेन कारण क्या होता है तो अभी तक डॉक्टर्स और रिसर्च का ये कहना है कि स्टिल एंडोमेट्रोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मेन कारण किसी को भी पता नहीं है। ये कुछ 2-3 कारण हैं जो डॉक्टर्स जो रिसर्च जो वगैरह हुआ है उनसे हमें पता चला है। अब ये एंडोमेट्रोसिस के सिम्पटम्स क्या है? हमें कैसे पता चले कि हमें एंडोमेट्रोसिस है या हमारे घर में कोई फीमेल जो सफ़र कर रही है एवरी मंथ उनको एंडोमेट्रोसिस है। तो सबसे पहले तो एंडोमेट्रोसिस का जो फर्स्ट सिम्पटम्स होता है फ्रेंड्स वो होता है सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स के दौरान आपके लोअर एब्डोमेन में सीवियर हद से ज़्यादा पेन। हम कहते हैं घरों में कहते हैं कि ये तो पीरियड्स का पेन है, कॉमन है, सभी को होता है, तुम सह नहीं पाती हो, बट दिस इज़ नॉट कॉमन गाइस, दिस इज़ नॉट कॉमन। नाउ वी नीड टू बी अवेयर, एक पीरियड्स का पेन होता है जो माइल्ड होता है, एक होता है जो बहुत सीवियर होता है और इसी कारण से एंडोमेट्रोसिस को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो होता है वो माइल्ड होता है और ग्रेड 4 जो होता है वो सीवियर होता है। नाउ कम्स ये क्या मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही होता है एंडोमेट्रोसिस में? नो, ये मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक 10 दिन पहले से भी स्टार्ट हो सकता है। किसी डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि ये जिसको एंडो की प्रॉब्लम है ये थ्रू आउट द मंथ भी ये पेन रह सकता है। सेकंड इसके सिम्पटम्स क्या है? सेकंड सिम्पटम्स इज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब इसके कारण जो है इनफर्टिलिटी जो हुआ है विमेंस में, एंडोमेट्रोसिस वन ऑफ द मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी का, बट देखा जाए तो अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। थर्ड सिम्पटम्स क्या होता है? नौशिया, वोमिटिंग आना, डायरिया आपको पीरियड्स के दौरान, आपको पीरियड स्टार्ट होने के पहले माइग्रेन सा लगना, उसके बाद आपको पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन करने के दौरान पेन होना। तो ये सब जो है मतलब आपका हर महीने पकड़ लीजिए 7 से 10 दिन आपका जो लाइफ़ को बहुत बुरी तरह अफ़ेक्ट करता है। जिसको ये प्रॉब्लम है एंडोमेट्रोसिस की वो ना तो अब मतलब ऐसा तो होता मोस्ट कॉमनली वो से ऑफ़िस जाते दौरान ना कॉलेज जा पाते हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो ये हर महीने पकड़ के 10 दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। समझ सकते हैं हर मंथ इससे गुज़रना कितना एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करें तो इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में डॉक्टर्स मेनली आपको ये एक तो पेल्विक एग्ज़ामिनेशन करते हैं,
जहाँ आपको इंस्टीट्यूट के देते यूएसजी में देखा जाए तो मैं एक्सपीरियंस से बोलूँ यूएसजी में ये उतना अच्छा डिटेक्ट नहीं हो पाता है। देखा जाए तो में ही पता है। अब एमआरआई रिजेक्ट होता है या डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपी भी सजेस्ट करते हैं, लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, उससे वो अपना लैप्रोस्कोपी के दौरान वो अच्छे से पेल्विक जो कैविटी को अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं। उस दौरान उनको अगर कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू या सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट है तो उस समय मूव करते हैं। तो इसलिए लैप्रोस्कोपी भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर क्या लैप्रोस्कोपी परमानेंट क्योर फॉर एंडोमेट्रियोसिस? I would say no. It's not a permanent cure, not a permanent cure for endometriosis because endometriosis जो recurrent disease है। but yeah, किसी किसी सॉल्यूशन मिलती है, हद तक आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है। अगर हम 100% क्योर, so it's not a 100% क्योर guys। नाउ अगर हम बात करें तो देखिए ये तो हो गया डायग्नोसिस, मैंने लैप्रोस्कोपी का भी बता दिया, बट ये डायग्नोसिस के पार्ट हुए। अब ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी हर मंथ की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ अपनी फैमिली में या आप खुद गायनेक प्लीज़ विजिट। और ट्रीटमेंट सबसे पहले हमें टाइप हैं, सबसे फर्स्ट इज़ योर फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट हमें क्या देते हैं? पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर क्या होता है? पेन किलर्स हाँ, हम जिसको पता नहीं है हम खुद से पेन किलर्स ले लेते हैं, बट ऐसा ना करें प्लीज़। आपको ये प्रॉब्लम है, पेन हद से ज़्यादा है, ये सब है तो प्लीज़ गायनेक तुरंत करें। वो जो प्रेस्क्राइब जो पेन किलर्स प्रेस्क्राइब काइंडली आप लें, क्योंकि पेन किलर्स हमें हर मंथ लेना पड़ता है और आपको पता है किलर्स के साइड कितने होते हैं। प्लीज़ वही प्रेस्क्राइब किया हुआ पेन किलर्स आप लें। सेकेंड ऑप्शन जो गायनेक हमें सजेस्ट करते हैं दैट इज़ हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी क्यों सजेस्ट करते हैं? इससे क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं, जिससे कारण एंडो या एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होकर रखता है। तो हमें सिम्टम्स से प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ मिलता है। थर्ड ऑप्शन एज आई सेड इज़ अ लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में पेल्विक कैविटी अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं और उस सर्जरी के दौरान ही अगर कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू या कुछ सिस्ट या कुछ एस्ट्रोक्रिस सिस्ट दिखे तो डॉक्टर्स उसको रिमूव कर देते हैं। So these are some treatment for endometriosis, but as I said, not a 100% cure, not 100% treatment. उसके बाद क्या होता है गाइस, देखिए ये तो चलता ही रहता है, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप इसे मतलब उतना लाइटली ना लें, बिकॉज इट्स अ रियली सीरियस कंडीशन। आपका आप जिसको ये प्रॉब्लम है वही समझ सकता है ये कितना दर्दनाक हो सकता है, बिकॉज मैं खुद इसकी पेशेंट हूँ तो मैं बता सकती हूँ आपको, मैं खुद फ़ील कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें। अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, एक गायनेक को कंसल्ट कीजिए, जो डायग्नोसिस है उसको करवाइए। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस, बिकॉज़ दिस इज़ रियली सीरियस गाइज़। और एक चीज़ जो हमने बहुत फैमिली को कहते हुए सुना है कि ये तो पीरियड पेन है, नॉर्मल है, तुम नहीं सह सकती हो, तुमको नहीं आता है। सो नहीं, ऐसा नहीं है। पीरियड्स पेन इज़ डिफरेंट एंड एंडोमेट्रियोसिस पेन इज़ टोटली डिफरेंट। सो प्लीज़ पेरेंट्स, फैमिली, your child, your female partner needs your emotional support and I would request you please आप उनको वो support दें। So this was a small video guys। I hope ये आपको informative लगा, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये जो था वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सेकेंड थिंग इज़ गाइज कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अगर कोई फैमिली या फ्रेंड प्रॉब्लम फेस करता है तो ये वीडियो ज़रूर और ज़रूर शेयर करें। आई होप यू विल गाइज यू विल लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू guys, thank you।